हेलो बेबीज, हाउ यू, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी बहुत ही शानदार चल रही है, बहुत ही जबरदस्त चल रही है। दिसंबर 21 से हमारे एग्जाम है और आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आप लोग बहुत अच्छा करोगे एग्जाम्स में। मेरी बहुत सारी आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे वरीड थे कि दिसंबर 24 के जो सप्लीमेंट शीट आईसीएसआई की आई है, अमेंडमेंट्स उनका क्या। तो बड़ी जो आईसीएसआई की दिसंबर 24 की सप्लीमेंट शीट आई है जेआईजेल और एसबीएलएल की, उसकी आज मैं बात करने वाला हूं। उसमें मेजॉरिटी अमेंडमेंट्स वही हैं जो जून 24 के लिए आए थे। तो जून 24 के लिए आई हैव ऑलरेडी टेकन अ सेशन, इन दैट आई हैव कवर्ड ऑल द केस लॉज एडिशन सप्लीमेंट जो भी आईसीएसआई ने दिया है जून 24 के लिए। वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंपल्सरीली देखना है क्योंकि उससे पिछली बार 10-15 नंबर के क्वेश्चन आए थे। तो कंपल्सरीली देखना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सर अब आज क्या कराओगे? आज मैं आपको आईसीएसआई ने दिसंबर 24 के लिए जो सप्लीमेंट दिया है उसमें वो सारी चीजें कराऊंगा जो जून 24 में नहीं है। मतलब जो आईसीएसआई ने दिसंबर 24 की ये दी है ना सप्लीमेंट, इसमें मैक्सिमम चीजें जून 24 की है, तो वो हटा दो क्योंकि वो ऑलरेडी वो उसका वीडियो आप देख लोगे। तो जितनी बची हुई है वो आज मैं आपको करवाने वाला हूं। अभी एसबीएलएल में तो कुछ भी नहीं है, वही वाली देखना है। जीआई जेल की कुछ है वो फटाफट करवा देता हूं आपको, आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपका काम भी हो जाए। तो मुझे पता है कौन कौन सी है। इसमें सबसे पहली है पथापति सुभा रेड्डी। नहीं नहीं, इसके पहले एक और होगी, एक मिनट। हाँ जी, एक है ये वाली, यस, PHR इंटेंट एजुकेशनल सोसाइटी वर्सेस यूको बैंक का केस है। इसमें हुआ क्या, सुनना ध्यान से। हुआ ये कि डिसाइड ये हुआ कि रिट पिटीशन, पता है ना आपको, तो बोला कि अगर अल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल है तो क्या हाई कोर्ट रिट पिटीशन लेगा अंडर आर्टिकल 226? तो आंसर इज नहीं लेगा। डिसाइड ये हुआ कि अगर अल्टरनेटिव रेमेडी लोगों के पास अवेलेबल है तो हाई कोर्ट रिट पिटीशन एक्सेप्ट नहीं करेगा अंडर आर्टिकल 226 इफ अल्टरनेटिव रेमेडीज अवेलेबल। लेकिन हाँ, कुछ केसेस में एक्सेप्ट कर लेगा। अगर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ने लॉ को तोड़ा है, मतलब कि जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है उसने लॉ के हिसाब से काम नहीं किया, उसने प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल प्रोसीजर को वायलेट किया है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ने, या फिर जो लॉ रिपील हो गया था, खत्म हो गया था, उसके बेसिस पे एक्ट किया है, या फिर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वायलेट किया है, तो फिर हाई कोर्ट आर्टिकल 226 की रिट पिटीशन ले लेगा इवन दो अल्टरनेटिव रेमेडीज अवेलेबल। अदरवाइज जब तक अल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल है आर्टिकल 226 के तहत रिट पिटीशन हाई कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन हाँ, 4 केसेस में कर लेगा। कौन से 4 केस में? स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ने क्या क्या काम किए हैं, समझ में आ गया। यस, 4 पॉइंट्स बस याद रख लेना, आपका काम हो जाएगा। कौन से 4 पॉइंट्स हैं? पहला, उन्होंने स्टैट्यूटरी प्रोविजन का नॉन कंप्लायंस किया है, पहला ये लिख देना। दूसरा, जो जुडिशियल प्रिंसिपल्स हैं उसको वायलेट किया है। तीसरा, रिपील्ड प्रोविजन पे एक्ट किया है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ने। और चौथा, नेचुरल जस्टिस वायलेट किया है। अगर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ये 4 काम करती है, कौन से 4 काम? स्टैट्यूटरी प्रोविजन का नॉन कंप्लायंस करती है, जुडिशियल प्रिंसिपल्स को वायलेट करती है, रिपील्ड प्रोविजन जो लॉ चले गए उस पर अभी भी एक्ट कर रही है, और नेचुरल जस्टिस वायलेट करती है, तो अल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल होने दो, तब भी रिट पिटीशन हाई कोर्ट ले लेगा 226 के तहत। अदरवाइज हाई कोर्ट 226 के तहत रिट पिटीशन नहीं लेगा अगर अल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल है। सर, प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल प्रोसीजर वायलेट करना मतलब आर्बिट्री काम कर दिया है ना, वेक काम कर दिया, बायसनेस में काम कर दिया, समझ लो ना। तो वहां पे हाई कोर्ट ले लेगा आर्टिकल 226 के तहत रिट इवन दो अल्टरनेटिव रेमेडीज अवेलेबल। दिस द फर्स्ट केस। तो आपको ये याद रखना है कौन सा केस था, PHR इन्वेंट एजुकेशन सोसाइटी वर्सेस यूको बैंक। ओके बाड़ी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लाइव नहीं ले रहा, मेरे को लगा रिकॉर्ड ही कर लेता हूँ, सो बेहतर होगा, जल्दी हो जाएगा थोड़ा। चलिए, नेक्स्ट केस था पथापति, क्या नाम है, पथापति सुभा रेड्डी वर्सेस द स्पेशल डेप्यूटी कलेक्टर। अभी अभी का ताजा ताजा है, 8/4/2024 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखो भाई, अगर कंडोनेशन करना है ना तो उसमें मेरिट ऑफ द केस नहीं देखेंगे। मेरिट ऑफ द केस मतलब तुम जीत रहे हो कि हार रहे हो, तुम्हारा केस स्ट्रांग है कि वीक है, ये सब घंटा देखा नहीं जाएगा। अगर ये देख रहे हैं कि कंडोनेशन मतलब माफी देना है कि नहीं देना है, मतलब तुम आए हो तो आपको पता है ना लिमिटेशन एक्ट, लिमिटेशन एक्ट में क्या होता है, टाइम के अंदर कोर्ट जाना है, तुम टाइम के बियॉन्ड आए हो, मतलब आना था 30 दिन में, आए तुम 1 साल बाद, तो तुम क्या बोलोगे, माफ कर दो। तो ये माफ करना इज अ कंडोनेशन। कंडोनेशन मतलब माफी दे देना। किस बात की माफी? कि तुम डिले हो गए। तो जब कोर्ट तुम्हें माफी देगा या नहीं देगा तो वो ये नहीं देखेगा कि तुम्हारा केस वीक है कि स्ट्रांग है। मेरिट ऑफ द केस चेक नहीं किया जाएगा। ये चेक करने के लिए कि तुम्हारा केस वीक है स्ट्रांग है, ये चेक नहीं करेंगे कंडोनेशन के लिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा मेन बात
कि भैया अगर तुम बहुत ज्यादा लेट जाते हो, मतलब तुम्हें टाइम पे जाना तो तुम बहुत बियॉन्ड जाते हो, तो भैया तुम्हारी रेमेडी खत्म हो जाएगी भाई, तुम्हारी रेमेडी खत्म हो जाएगी। सेक्शन 3 में पढ़ा है रेमेडी खत्म हो जाएगी, राइट भले ही रहेगा। तो इसी चीज के बारे में पूरा बोला है। क्या बोला, ध्यान से सुनना है। इसमें होता है कि एक व्यक्ति हाई कोर्ट जाता है लेट, हाई कोर्ट उसको बोलता है चल निकल। क्यों निकल, सीधी सी बात है, निकल भाई, तू लेट आए, कितने दिन लेट आए, 5 6 5 9 डेज लेट आए, तो हाई कोर्ट बोलता है निकल। तो वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट बोलता है देखो भाई, सुप्रीम कोर्ट बोलता है देखो भाई, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि लॉ ऑफ लिमिटेशन पब्लिक पॉलिसी पे बेस्ड है और इससे रेमेडी खत्म हो जाती है अगर आप लेट आओगे। राइट भली खत्म नहीं होगा, रेमेडी तो खत्म हो जाएगी, है ना, कि सीधी सी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने एकदम सही बोला, बोला कि अगर आप लेट आओगे तो भाई हम तो भाई आपका खत्म है ना वो तो यार, है ना भाई, मतलब बात ही नहीं आती ना वो, इट्स एंड, मतलब मैटर ही नहीं बनना चाहिए, बात खत्म है, मतलब इतनी सी बात है यार, कि अगर आप लेट आओगे तो भैया इट्स मैटर इज ओवर, कोर्ट आपका मामला नहीं लेगा। सो यही है कि राइट और रेमेडी दैट हैज नॉट बीन एक्सरसाइज, भैया आपने एक्सरसाइज नहीं किया लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो वो राइट आपका खत्म हो जाता है, राइट बोलता हूँ, रेमेडी आपकी खत्म हो जाती है, बराबर है। अब मतलब कोर्ट आपका मामला नहीं लेगी, सेक्शन 3 में ये साफ साफ लिखा, और सेक्शन 3 को सुप्रीम कोर्ट कहता है स्ट्रिक्टली पढ़ो। वहीं सेक्शन 5 कहता है अपील और एप्लीकेशन अगर आप करने आते हो तो आपको माफी दे सकते हैं, देयर इज अ सफिशिएंट कॉज। अपील और एप्लीकेशन में देरी हो जाए तो आपको कंडोनेशन दे सकते हैं, देयर इज अ सफिशिएंट कॉज, और इसको हम लिबरली पढ़ेंगे, है ना, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, लिबरली पढ़ेंगे, बिल्कुल हम लिबरली पढ़ेंगे, बिल्कुल उन्होंने भी यही काम, लिबरली पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एक्सक्यूज बहुत जेन्युइन होना चाहिए यार। सफिशिएंट कॉज मतलब सफिशिएंट कॉज होना चाहिए, नेग्लिजेंस इज नॉट अ सफिशिएंट कॉज। आप बहुत ज्यादा नेग्लिजेंट थे, ये कोई सफिशिएंट कॉज ही नहीं है। आप नेग्लिजेंट थे, दिस इज नॉट अ सफिशिएंट कॉज, नेग्लिजेंट थे तो ये एक सफिशिएंट कॉज नहीं है, ये बिल्कुल भी सफिशिएंट कॉज नहीं बनता, है ना। मतलब कि भाई कोर्ट ने भी यही कहा कि देखो यार डिले एक्सक्यूज है, मतलब आपसे देरी हो गई, आपको माफी मिल जाएगी, लेकिन वैलिड रीजन होना चाहिए ना उसका एक। आप नेग्लिजेंट हो, केयर नहीं किए, इट डज नॉट काउंट एज अ सफिशिएंट कॉज, इट डज नॉट काउंट एज अ सफिशिएंट कॉज। और ऐसे केस में कोर्ट आपको रिफ्यूज कर सकती है कंडोनेशन देने से। सबसे मेन मुद्दे की बात यही थी कि मेरिट्स ऑफ द केस डू नॉट रिक्वायर टू बी कंसिडर्ड इन कंडोनिंग द डिले। आपका केस वीक है कि स्ट्रांग है ये चेक नहीं किया जाएगा, ये देखने के लिए कि कंडोनेशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। सो बेसिकली मुद्दा यही था कि कोर्ट को फेयरनेस इंश्योर करना है, टाइम लिमिट्स को इग्नोर नहीं करना है, जो जस्टिस है इट कैन नॉट ओवरराइड द रूल्स ऑफ लिमिटेशन। ये मेन पॉइंट है जो आपको इसमें समझ के चलना है और आपको जो इसमें याद रखना है। और बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि हाई कोर्ट ने एकदम सही किया, देर से आए हो तो भैया अगर आप नेग्लिजेंट थे भैया आपका केस एक्सेप्ट नहीं होगा, आपको कंडोनेशन नहीं मिलेगा। कंडोनेशन मिलता है इफ देयर इज अ सफिशिएंट कॉज, और सफिशिएंट कॉज क्या है, वो केस टू केस बेसिस में अलग अलग हो सकता है। दूसरों को मिला इसका ये मतलब नहीं आपको भी मिलेगा, है ना, हर केस अलग हो सकता है। यही चीजें इसमें डिसाइड हुई इस केस में, आपको ये याद रखने की है मेरे प्यारे 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 क्यूटी क्यूटी बच्चे, ठीक है ना। और आई थिंक हमने लिमिटेशन एक बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो ये वाला केस भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। पथापति सुब्बा रेड्डी वर्सेस स्पेशल डेप्यूटी कलेक्टर का ये केस था। आई होप यू आर गेटिंग इट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। एग्जाम को 20 दिन ही बाकी है हमारे, लेकिन आई होप सब कुछ सही चल रहा है, राइट बॉडी। मूविंग ऑन, नेक्स्ट केस है पूर्णी देवी वर्सेस बाबूराम एंड अदर्स। सो दिस इज अ केस 1। इसमें क्या हुआ मैं आपको अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझाता हूं इस केस में अब क्या हुआ, ध्यान देंगे सभी लोग। अब ये भी लिमिटेशन एक्ट से रिलेटेड है। अब लिमिटेशन एक्ट से केस रिलेटेड और बढ़िया केस है। सबसे बड़ी बात है कि दिस केस इज जेन्युइनली वेरी गुड, मतलब आने लायक केस है, सेक्शन 14 से रिलेटेड है। अब इसमें क्या हुआ, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। अब इसमें हुआ ये कि ना एक प्लेंटिफ ने केस फाइल किया पोजेशन के लिए 1/6/1984 में, ठीक है ना। 1/6/1984 में उसने कोई तो केस फाइल किया, और 1/6/1984 में, और डिक्री आई उसके फेवर में 10/12/1986 में, ठीक है। डिक्री आई उसके फेवर में 10/12/1986 में उसके फेवर में आई। अब डिक्री डिफेंडेंट ने चैलेंज किया, डिक्री डिफेंडेंट ने चैलेंज किया एंड उसको डिसमिस कर दिया गया, ठीक है। और वो हुआ 9/11/2000 में, 9/11/2000 में, बराबर है। सो प्लेंटिफ ने फिर एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन फाइल किया। एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन मतलब कि मेरे फेवर में सब आया है तो मेरे को एग्जीक्यूट करवा के दो। उसने फाइल किया ये 2000 में, ठीक है। उसने फाइल किया 18/12/2000 में कि मेरे फेवर में सब एग्जीक्यूट करा के दो, बराबर है।
है ना, मेरे फेवर में सब एग्जीक्यूट करा के दो, बट उसको रिजेक्ट कर दिया 29/1/2005 में, मां कसम। फिर उसने फ्रेश एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन फाइल किया, फ्रेश एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन फाइल किया 3/10/2005 में, 3/10/2005 में, ठीक है। उसने वापस से क्या फाइल किया, एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन फाइल किया 3/12/2005 में, ठीक है। सो उसको भी डिसमिस कर दिया, ठीक है ना, उसको भी डिसमिस कर दिया, उसको भी डिसमिस कर दिया। और इसी के कारण ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, इसी के कारण ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। मुद्दा ये था कि जितना टाइम, ठीक है, जितना टाइम, मुद्दा ये था कि जितना टाइम हमारा वेस्ट हुआ, कहां वेस्ट हुआ, रॉन्ग फोरम में बहस करते करते, जो रॉन्ग फोरम में बहस करते करते टाइम वेस्ट हो गया, रॉन्ग फोरम में मतलब गलत कोर्ट में हमारा जो, या रॉन्ग फोरम में जो हमारा टाइम बर्बाद हुआ, क्या लिमिटेशन एक्ट में उसको एक्सक्लूड करेंगे। तो सेक्शन 14 तो यही बोलता है, सेक्शन 14 क्या बोलता है, सेक्शन 14 तो बात यही करता है कि अगर दो पार्टी है, दोनों पार्टी ने सिविल प्रोसीडिंग, किसी दोनों पार्टी की सिविल प्रोसीडिंग कोई चल रही है, दोनों पार्टीज गुड फेथ में काम कर रही है, केस कर रही है, और पता चलता है कि जहां पे पहले केस चल रहा था उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है ना, और मैटर सेम है दोनों, है ना, दोनों प्रोसीडिंग कोर्ट में है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ऐसे केस में आप सभी जानते हैं कि जितना टाइम रॉन्ग फोरम में हमने वेस्ट किया उसको लिमिटेशन पीरियड से एक्सक्लूड करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला, सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना था, सेम डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का कि भाई देखो यार, जितना टाइम आपने रॉन्ग कोर्ट में वेस्ट किया है उसको एक्सक्लूड कर देंगे, उसको एक्सक्लूड कर देंगे। और यही डिसीजन आया कि उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना था कि दोनों पार्टीज सिविल मैटर में है, दोनों प्रोसीडिंग सिविल है, पुरानी वाली और ये वाली, दोनों पार्टी ने गुड फेथ में काम किया, बट रिजेक्ट हो गया क्योंकि जुरिस्डिक्शनल डिफेक्ट था, ठीक है। ठीक है, बोथ प्रोसीडिंग जो है वो सेम डिग्री से रिलेटेड है, मतलब मैटर सेम है। तो कोर्ट ने बोला जितना टाइम रॉन्ग फोरम में वेस्ट हुआ है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, लिमिटेशन पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए सेक्शन 14 को ध्यान में रखते हुए। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्लेंटिफ के फेवर में रूल दिया और बोला टाइम जितना रॉन्ग फोरम में वेस्ट हुआ है उसको एक्सक्लूड करेंगे। और हाई कोर्ट ने अगर रिजेक्ट किया उस रीजन से तो वो अनसस्टेनेबल है, गलत है, और बोला कि भैया बिल्कुल जितना टाइम आपने इनकरेक्ट फोरम में वेस्ट किया उसको एक्सक्लूड किया जाएगा। दिस वाज द bottom line, this was the crux, this you have to remember my dear sweetheart, my dear sweetheart, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। केस था पूर्णी देवी एंड अदर वर्सेस बाबू राम एंड अदर का ये केस था। आपको सेक्शन 14 पता है ना, बस जितना टाइम आपने रॉन्ग फोरम में वेस्ट किया उसको क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। ये मेन मुद्दे का पॉइंट है, ये मेन मुद्दे का पॉइंट है। बोनाफाइड अगर आप लड़ रहे हो किसी कोर्ट में जिसकी जुरिस्डिक्शन नहीं थी, पार्टी सेम है, मैटर सेम है, आप बोनाफाइड तरीके से हो, कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है, दोनों पार्टी कोर्ट में गई थी, मतलब दोनों प्रोसीडिंग कोर्ट में, तो जितना टाइम वेस्ट हो गया उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। सो आपको क्या याद रखना है इस केस में कि एक 1986, शॉर्ट में बोलो तो 1986 में प्लेंटिफ एक केस जीता, डिसीजन फाइनल हुआ 2000 में, प्लेंटिफ ने एग्जीक्यूशन फाइल किया, पिटीशन फाइल किया 2000 में, रिजेक्ट हो गई 2005 में क्योंकि कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं थी। 2005 में रिजेक्ट हुई क्योंकि कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं थी। फिर उसने नई एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल किया 2005 में ही, बट उसको डिसमिस कर दिया ये बोल के कि वो टाइम बार्ड है। फिर से बोलता हूं, प्लेंटिफ एक केस जीता, आप इतना समझो, प्लेंटिफ एक केस जीता, उसने एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल किया कि मैं केस जीत गया, मेरे फेवर में सब जो आया है वो कर दो, तो 2000 में फाइल किया उसने, बट वो रिजेक्ट हुआ 2005 में, बोला कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है। फिर उसने कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है बोला हम नहीं कर सकते, फिर उसने वापस एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल किया सही कोर्ट में, तो उस कोर्ट ने मना कर दिया, बोले तुम लेट आए हो, तुम लेट आए हो। तो मामला सुप्रीम कोर्ट के पास गया कि जितना टाइम हमने रॉन्ग जुरिस्डिक्शन में वेस्ट कर दिया उतना टाइम माइनस होगा कि नहीं लिमिटेशन पीरियड से, तो बोला हाँ होगा। बोला सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला कि अगर दोनों पार्टी सिविल मैटर लड़ रही है, गुड फेथ में है, दोनों मैटर्स मतलब दोनों प्रोसीडिंग सिविल है, सेम पार्टी ने फाइल किया है, मैटर सेम है, जुरिस्डिक्शन नहीं है, इशू सेम है, दोनों केस कोर्ट में है, रॉन्ग फोरम में है, तो फिर जितना टाइम आपका वेस्ट हुआ वो माइनस कर देंगे। जितना टाइम वेस्ट हुआ, जो पहला एग्जीक्यूशन पिटीशन फेल हो गया क्योंकि जुरिस्डिक्शनल इशू था, गुड फेथ में थे आप, दोनों पार्टी का मैटर एक ही था, तो जितना टाइम वेस्ट हुआ उसको माइनस कर देंगे लिमिटेशन पीरियड से। दिस वाज द मेन क्रक्स ऑफ दिस होल थिंग। सेक्शन 14 को ध्यान में रखते हुए, सेक्शन 14 भी यही कहता है, उसी को ध्यान में रखते हुए केस था पूर्णी देवी एंड अदर वर्सेस बाबू राम एंड अदर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। बाकी बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है, सब ठीक है क्या मेरे प्यारे बच्चों?
बाकी बताइए, हाउस द पढ़ाई, हाउस द पढ़ाई गाइस, हाउस द पढ़ाई, इज एवरीथिंग गोइंग ग्रेट, इज एवरीथिंग गोइंग ग्रेट? क्या आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो कि नहीं, मुझे ये बताओ। हाँ गाइस, डर लग रहा है क्या? कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, डर देखो सबको लगता है। मैं तो भाई बहुत डरता था एग्ज़ाम के पहले, लेकिन बस मेहनत है, उसी पे विश्वास होना चाहिए कि मेरी मेहनत है, मैं कर दिखाऊंगा। और कॉन्फिडेंट रहो। किसी का कुछ कम ज़्यादा भी हुआ है तो भी कॉन्फिडेंट रहो, हो जाएगा। जब पॉजिटिव सोचोगे तो कई बार हमारे फेवर में चीज़ें आ जाती है और हो जाता है, काम बन जाता है। जब हम बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं तो कई बार हम खुद डर के मारे जो बनता बनाया काम है वो भी नहीं होता। तो इसलिए पॉजिटिव रहो, ऐसा सोचो हो जाएगा, कर लेंगे, भगवान का साथ है, भगवान जी हैं हमारे साथ। सो मम्मी पापा का आशीर्वाद लो, भगवान जी का आशीर्वाद लो, एंड आई हैव फुल फेथ यू गाइज विल डू इट, फुल फेथ आई हैव कि आप लोग पक्का करोगे, नो मैटर व्हाट आप लोग करके दिखाओगे। एंड बहुत भरोसा है आप लोगों पे और बहुत उम्मीद है आप लोगों पे, और आई नो यू गाइज विल डू इट, आई नो यू गाइज विल डू इट, आई नो यू गाइज विल डू इट। नेक्स्ट एक केस है, NBCC India versus Zilon Infra Projects Private Limited, decided by Supreme Court in 19/3/2024. Oh, what's the case, my dear friends? What's the case, my dear friends? What's the case, my dear friends? हाँ, देखते हैं। मेन ये मुद्दा ये डिसाइड हुआ कि रेफरेंस इन वन कॉन्ट्रैक्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशन, रेफरेंस इन वन कॉन्ट्रैक्ट to the terms and condition of other contract would not ipso facto make arbitration clause applicable unless there is a specific mention reference therein. आपके और मेरे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 1 तारीख को, 10 तारीख को दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ। उस 10 तारीख के कॉन्ट्रैक्ट में 1 तारीख के कॉन्ट्रैक्ट की बात लिखी हुई है, लेकिन जो 10 तारीख का कॉन्ट्रैक्ट था उसमें आर्बिट्रेशन के बारे में कुछ नहीं लिखा था। समझना, 1 तारीख को मेरे बीच में और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, 10 तारीख को वापिस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। 1 तारीख का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें लिखा था कि डिस्प्यूट हुआ तो आर्बिट्रेशन में जाएंगे। जो 10 तारीख का कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसमें नहीं लिखा था कि डिस्प्यूट हुआ तो आर्बिट्रेशन में जाएंगे। जो 10 तारीख का कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसमें सिर्फ 1 तारीख के कॉन्ट्रैक्ट की एक बात लिखी थी, उसका रेफरेंस था। तो क्या ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा कि डिस्प्यूट हुआ तो आर्बिट्रेशन में जाएंगे? क्या लगता है आपको? पहले आप बताओ, आपसे जानना चाहता हूं, फिर केस पे आएंगे। 1 तारीख को मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसमें लिखा है कि हमारे बीच में डिस्प्यूट हुआ तो आर्बिट्रेशन में जाएंगे। 10 तारीख को एक कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारे बीच में, उसमें 1 तारीख को जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसकी सिर्फ बात लिखी हुई है, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ है कि डिस्प्यूट हुआ तो आर्बिट्रेशन में जाएंगे। तो क्या अपने आप मान लेंगे? यही, इसी पे तो मुद्दा था, इसी पे पूरा का पूरा मुद्दा था, इसी के ऊपर पूरी लड़ाई थी, इसी के ऊपर बहसबाजी थी, इसी के ऊपर सब कुछ था। तो आइए आपको क्लियर करवाता हूं इसमें हुआ क्या, समझना बात को। इसमें हुआ क्या, एक NBCC लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड करके एपिलांट है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, एंगेज्ड है कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर प्लांट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। रिस्पोंडेंट है जिलोन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, एंगेज्ड है कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, ठीक है। जो एपिलांट है गवर्नमेंट वाली, इशूड एन इन्विटेशन टू टेंडर दिया फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द वियर। द रिस्पोंडेंट सबमिटेड देयर बिड एंड रिस्पोंडेंट अवॉर्डेड कॉन्ट्रैक्ट, उनको कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया। द डिस्प्यूट अरोज एंड रिस्पोंडेंट इशूड अ नोटिस इन्वोकिंग आर्बिट्रेशन एंड फर्दर सीकिंग कंसेंट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ फॉर्मर जज ऑफ हाई कोर्ट एज सोल आर्बिट्रेटर। द एपिलांट डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू रिस्पोंडेंट फाइल्ड एन एप्लीकेशन इन हाई कोर्ट अंडर द आर्बिट्रेशन एक्ट। हाई कोर्ट कंफर्म अपॉइंटमेंट of former judge as a sole arbitrator, aggrieved by the order, appellant filed the appeal। हुआ क्या, मेरे और आपके बीच में 1 तारीख का कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें लिखा था कि हमारे बीच में डिस्प्यूट हुआ आर्बिट्रेशन में जाएंगे, लेकिन 10 तारीख का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें नहीं लिखा था कि आर्बिट्रेशन में जाएंगे, उसमें ये लिखा ही नहीं था, उसमें सिर्फ पहले के कॉन्ट्रैक्ट का रेफरेंस था। अब हुआ क्या, 10 तारीख के कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था उसमें डिस्प्यूट हो गया आपका और मेरा। आपने बोला आर्बिट्रेशन के पास चलते, मैंने रिप्लाई नहीं किया, आपने खुद ने अप्लाई कर लिया हाई कोर्ट को, और हाई कोर्ट ने सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके दे दिया। अब इशू क्या था, इशू यही था जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आया कि मेयर रेफरेंस टू टर्म्स एंड कंडीशन विदाउट देयर बीइंग एन इनकॉर्पोरेशन इन लेटर ऑफ इंटेंट वुड नॉट मेक लिस्ट बिटवीन पार्टीज एमेनेबल टू आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जजमेंट के बारे में बताया, MR इंजीनियर एंड कॉन्ट्रैक्टर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सोम दत्त बिल्डर लिमिटेड, बोला कि अनलेस लेटर ऑफ इंटेंट स्पेसिफिकली प्रोवाइड फॉर इंकॉर्पोरेशन ऑफ आर्बिट्रेशन क्लॉज, अ रेफरेंस टू आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग वुड नॉट परमिटेड इन व्यू। मतलब कि भाई जब तक स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला जब तक स्पेसिफिकली वो क्लॉज मेंशन नहीं है आर्बिट्रेशन का, तब तक मैं
ये नहीं मान सकती कि पार्टीज का आर्बिट्रेशन का अग्रीमेंट था, क्योंकि आर्बिट्रेशन में जाने के लिए अग्रीमेंट चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी वही बोला, देखो ना, कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वेयर देयर इज रेफरेंस इन सेकंड कॉन्ट्रैक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, द आर्बिट्रेशन क्लॉज वुड नॉट इप्सो फैक्टो बी एप्लीकेबल टू सेकंड कॉन्ट्रैक्ट अनलेस देयर इज स्पेसिफिक मेंशन देयर टू। वही बोल रहा है, वही बोल रहा है, वही बोल रहा है है ना, ठीक है। सेकंड कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन में ठीक है, मतलब कि एक कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन में दूसरे कॉन्ट्रैक्ट का रेफरेंस है, तो भाई इससे थोड़ी हो जाएगा कि आर्बिट्रेशन अपॉइंट हो गया, इससे थोड़ी हो जाएगा आर्बिट्रेशन का। जब तक आप आर्बिट्रेशन की बात उसमें नहीं लिखोगे तब तक हम नहीं मानेंगे कि आर्बिट्रेशन का पॉइंट वैलिड भी है, अदरवाइज वो वैलिड ही नहीं है ना, है ना। अगर आपको एक लेमन भाषा में समझाने की कोशिश करूं मैं, तो लेमन भाषा में आप ये समझो कि एनबीसीसी इंडिया एक गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, और वो अपीलांट है, वो अपील कर रही है सुप्रीम कोर्ट में। जिलोन इंडिया प्रोजेक्ट लिमिटेड जो है वो एक रिस्पोंडेंट है, उस पे केस हो रहा है, मतलब उस पे उसके खिलाफ अपील किए हैं। बैकग्राउंड ये है कि एनबीसीसी यानी गवर्नमेंट की जो अंडरटेकिंग है एनबीसीसी, उसने एक लेटर ऑफ इंटेंट इशू किया था जिससे कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया था, किसको, कॉन्ट्रैक्ट जिलोन को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया था वियर प्रोजेक्ट के लिए। डिस्प्यूट राइज हुआ दोनों के बीच में, जिलोन ने बोला कि आर्बिट्रेशन चलते हैं और बोला सोल आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करते हैं, एनबीसीसी ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, जिससे जिलोन हाईकोर्ट गया और हाईकोर्ट ने उसको अपॉइंट करके दे दिया आर्बिट्रेटर। एनबीसीसी खुश नहीं था, वो सुप्रीम कोर्ट में अपील किया। क्वेश्चन मुद्दा ये था कि जो लेटर ऑफ इंटेंट है, ठीक है, उसमें कोई पुराने कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन्ड है, तो क्या उस मतलब कि जो लेटर ऑफ इंटेंट था जिससे मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया, एनबीसीसी ने जिलोन को कॉन्ट्रैक्ट दिया, उस लेटर ऑफ इंटेंट में कुछ रेफरेंस किया गया है टर्म्स एंड कंडीशन का अर्लियर कॉन्ट्रैक्ट के, क्या इससे ऑटोमेटिकली हमारे बीच में आर्बिट्रेशन आ गया क्या? अरे कैसी बात करते हो जी, सुप्रीम कोर्ट का भी यही डिसीजन था कि भाई सिर्फ रेफर कर देना किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को, इससे ऑटोमेटिकली ये नहीं मान लेंगे कि आर्बिट्रेशन आ गया जब तक लेटर ऑफ इंटेंट में स्पेसिफिकली ये नहीं लिखा हुआ है कि आर्बिट्रेशन अपॉइंटेड है। भैया आपको डालना पड़ेगा ना कि हाँ भाई आर्बिट्रेशन का क्लॉज है हमारे बीच में, तब आर्बिट्रेशन मानेंगे। भाई जब आर्बिट्रेशन, मैं बोल रहा हूं नहीं नहीं रेफरेंस था पुराने कॉन्ट्रैक्ट का हमारा, तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन का, भैया इससे नहीं होगा, स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा कि हमारे बीच में आर्बिट्रेशन है, डिस्प्यूट गए तो तभी उसका मामला वैलिड रहेगा। लेटर ऑफ इंटेंट में लिखा था दिल्ली कोर्ट जाएंगे या कहीं वहां जाएंगे तो वहीं जाना पड़ेगा और कहीं नहीं। बात समझ में आ रही है? जो वहां पे लिखा था वहीं जाना पड़ेगा, उसके अलावा कहीं नहीं। तो वहां पे जो लिखा था वहीं जाना पड़ेगा, लेटर ऑफ इंटेंट मायने रखेगा। तो वहां लिखा था दिल्ली में जाएंगे तो दिल्ली में ही जाएंगे, क्योंकि लेटर ऑफ इंटेंट में लिखा था वहां जाएंगे तो वहीं जाना पड़ेगा। बात खत्म हो चुकी है, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। द फाइनल रूल इज आर्बिट्रेशन क्लॉज अर्लियर कॉन्ट्रैक्ट का जो है, अगर वो रेफर है उससे इट डज नॉट अप्लाई टू लेटर ऑफ इंटेंट। उसकी डिस्प्यूट, जो प्रेजेंट डिस्प्यूट है, आर्बिट्रेशन में नहीं जाएगा, सिविल कोर्ट में सॉल्व होगा। आई होप यू गाइस फाइनली गॉट दिस टू, राइट बॉडी? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन बॉडी, आ जाइए माय क्यूटी पाई, है ना जी। सो 2 अमेंडमेंट बस बाकी है, खत्म हो गया। बस छोटा सा तो था, कुछ ऐसा बहुत इतना ज्यादा ऐसा कुछ भी नहीं था, इट वॉज अ वेरी स्मॉल। देखो जून के 15 नंबर का पूछा था जून से, तो मेरे को ऐसा लगा इसका भी पता होना चाहिए। आई थिंक लास्ट ही है, लास्ट बचा हुआ है, बाकी सब जून 24 में करवा दिया था। दिस इज लास्ट वन, इम्पैक्ट ऑफ जन विश्वास अमेंडमेंट प्रोविजन 2023 ऑन आईटी एक्ट। दिस इज द लास्ट वन बॉडी, वी आर थ्रू विद द अमेंडमेंट्स ऑल्सो, राइट बॉडी? तो है ना, एग्जाम को 20 दिन बाकी हैं। किसी को कोई डाउट हो जितने मैंने प्रोविजंस पढ़ा है कमेंट कर देना, मैं क्लियर कर दूंगा, बट जितना मैंने करा है आई थिंक उतना काफी है। जजमेंट याद रख लो क्या हुई थी, केस का नाम याद रख लो, काम हो जाएगा, राइट बॉडी? अच्छा, एक जन विश्वास अमेंडमेंट आया था 2013 में, जिससे आईटी एक्ट के कुछ सेक्शंस अमेंड हुए थे। तो कौन से सेक्शंस अमेंड हुए थे, मैं स्पेसिफिकली सिर्फ उसी की बात कर लेता हूं, काम खत्म कर देते हैं। सेक्शन 44 अमेंड हुआ था, जिसमें बोला गया था पेनल्टी बढ़ा दी गई थी, 15 लाख तक कर दी गई थी। पेनल्टी 15 लाख तक कर दी गई थी इसकी, किसकी? अगर आपने, पहले 1.5 लाख थी आई थिंक, यस। सो अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट रिटर्न रिपोर्ट देना था कंट्रोलर को या सर्टिफाइंग अथॉरिटी को, आपने नहीं दी, तो इसकी पेनल्टी कर दी गई थी 15 लाख। इसकी पेनल्टी कर दी गई थी 15 लाख फॉर ईच फेलियर। इवन अगर आपको कोई बुक्स या
कोई डॉक्यूमेंट टाइम में देना था, आपने नहीं दिया, तो उसको कर दिया गया था 50,000 पर डे। जो ये 5,000 पर डे था पहले, इसको 50,000 पर डे कर दिया गया था। इवन अगर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना था, रिकॉर्ड मेंटेन करना था, अगर आपने नहीं किया तो 1 लाख पर डे, पहले ये 10,000 पर डे था, इसको बढ़ा के 1 लाख पर डे कर दिया गया। यानी कि आपको कोई डॉक्यूमेंट्स रिपोर्ट्स देनी थी, नहीं दिए, 15 लाख फॉर ईच फेलियर, 15 लाख फॉर ईच फेलियर। अगर रिटर्न इंफॉर्मेशन टाइम पे फाइल करनी थी, नहीं की, 50,000 पर डे। और अगर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना था, नहीं किया, 1 लाख पर डे। सो दिस 3 पेनल्टी को, इसका 1.5 लाख था, उसको बढ़ा के 15 लाख कर दिया सीधा, 5,000 का 50,000 पर डे कर दिया, और 10,000 का 1 लाख पर डे कर दिया। ह्यूज, ह्यूज, माय गॉड, ह्यूज, जबरदस्त बढ़ा दी पेनल्टी को सेक्शन 44 ने। सो सेक्शन 44, जस्ट क्लास से मैं, आपका पता है अमेंडमेंट लेक्चर लेना, या फैन वैन कुछ नहीं, और ऐसी गर्मी लग रही है तुम्हें, क्या बताऊं भाई, खतरनाक। चलिए भाई, हाँ जी, सेक्शन 44, ओके। चलिए भाई, थोड़ा सा ही बाकी है, खत्म होना है। सो याद रहेगा कि अगर से आपने नॉन कंप्लाइंस किया, डॉक्यूमेंट रिटर्न रिपोर्ट फाइल करना था, कंट्रोलर सर्टिफाइंग अथॉरिटी को 15 लाख फॉर ईच फेलियर। अगर आपको कोई रिटर्न या कुछ इंफॉर्मेशन देना था, टाइम में नहीं दी, 50,000 पर डे। और आपको कोई रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने थे, नहीं किया, तो 1 लाख पर डे। नेक्स्ट इज रेसिड्यूरी पेनल्टी। रेसिड्यूरी पेनल्टी मतलब क्या? रेसिड्यूरी पेनल्टी अगर मतलब आपने कोई कॉन्ट्रावेव किया एक्ट, और वहां पे कोई भी पेनल्टी बताई नहीं गई है, कोई भी पेनल्टी बताई नहीं गई है, तो 1 लाख तक पेनल्टी लग सकती है। अगर कहीं पे कोई भी पेनल्टी नहीं बताई है, तो आपको 1 लाख तक पेनल्टी लग सकती है। अगर कहीं पे कोई पेनल्टी नहीं बताई, तो आपको 1 लाख तक लग सकती है। और वहीं पे अगर आप इंटरमीडियरी हैं, कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट है, तो 10 लाख तक, बाकियों को 1 लाख तक, बाकियों को 1 लाख तक। ठीक है, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट है पावर टू एडजुडिकेट, और खत्म है बस, बाकी तो सब हो चुका है। नेक्स्ट है पावर टू एडजुडिकेट। अब पावर टू एडजुडिकेट क्या? सरकार, आपको सभी को पता है, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉइंट कर सकती है। ये होगा नॉट बिलो रैंक ऑफ, ये व्यक्ति जो होगा, ये होगा नॉट बिलो रैंक ऑफ डायरेक्टर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इक्विवेलेंट ऑफिसर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यही बनेगा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। आप सभी को पता है, सरकार एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉइंट कर सकती है, ये होगा नॉट बिलो रैंक ऑफ डायरेक्टर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इक्विवेलेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट, यही वो व्यक्ति होगा। ये कितने रुपए तक मैक्सिमम मामले लेगा? ये मामले लेगा जिसमें क्लेम या डैमेजेस हैं 5 करोड़ तक। 5 करोड़ तक जो एडजुडिकेशन आएगा, वो ये मामला लेगा। 5 करोड़ के ऊपर के जो मामले हैं, वो कॉम्पिटेंट कोर्ट में जाएंगे, वो कॉम्पिटेंट कोर्ट में जाएंगे। 5 करोड़ तक के मामले लेगा। कितने करोड़ तक? 5 करोड़ तक के मामले लेगा। इस बात को याद रखना है। इसके पास सिविल कोर्ट के पावर होंगे, ठीक है ना? सो इसके पास कौन से पावर होंगे? सिविल कोर्ट के पावर होंगे। ये भी चीज आपको याद रखनी है, इसके पास सिविल कोर्ट के पावर होंगे। ओके, सो दिस इज द थिंग यू हैव टू रिमेंबर, 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 रिमेंबर। ओके 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 ओके। अच्छा, और देख लें। हाँ, और देख लेते हैं, और क्या है। जो एजुडिकेटिंग ऑफिसर होगा, ही शेल आफ्टर गिविंग पर्सन अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग रिप्रेजेंटेशन, इफ इज सेटिस्फाइड दैट पर्सन हैज कमिटेड कॉन्ट्रावेंशन, वो पेनल्टी लगाएगा, ये हम जानते हैं ऑलरेडी, लोगों से पूछताछ करके। नो पर्सन शेल बी अपॉइंटेड एज एजुडिकेटिंग ऑफिसर अनलेस ही हैज एक्सपीरियंस, को आईटी में एक्सपीरियंस होना चाहिए, लीगल में, जुडिशियल ऑफिसर में, तभी वो अपॉइंटेड होगा। एक से ज्यादा भी सरकार इनको अपॉइंट कर सकती है ना? ऑब्वियसली एक से ज्यादा भी अपॉइंट हो सकते हैं, एंड उनकी जुरिस्डिक्शन सरकार बताएगी फिर। ओके है, वेरी गुड है, बहुत ही बढ़िया। इनके पास सिविल कोर्ट के पावर होंगे, एज आई टोल्ड यू, ठीक है, इनके पास सिविल कोर्ट के पावर होंगे, ठीक है। ओके गाइस, इनके पास क्या के पावर होंगे? सिविल कोर्ट के पावर होंगे। और ये जो भी प्रोसीडिंग, जुडिशियल प्रोसीडिंग करेंगे, वो जो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग करेंगे, इसको ऑल प्रोसीडिंग बिफोर इट शैल बी डीम्ड टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग, इसको जुडिशियल प्रोसीडिंग मानेंगे अंडर आईपीसी, ठीक है। ओके, यस, यही याद रखना है, बाकी कुछ नहीं, दैट्स इट, बस यही याद रखना है, और कुछ याद रखना नहीं है, ठीक है। और एक अमेंडमेंट यहाँ पे दिया नहीं है, बट सेक्शन 66A एक करके था, सेक्शन 66A, उसमें से इतना बोला था कि अगर आप ऑफेंसिव मैसेजेस सेंड करते हैं, तो उसकी पहले पेनल्टी थी, उसको ओमिट कर दिया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना था। क्या माना था? सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना था। सो दैट्स इट ब्रो, दैट्स इट ब्रो, दैट्स इट ब्रो, ठीक है, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, ठीक है, ओके।
ओके ब्रो, बहुत ही बढ़िया ब्रो, बहुत ही बढ़िया ब्रो, ऑसम ब्रो। सो इसकी जो भी प्रोसीडिंग्स होगी, जुडिशियल प्रोसीडिंग, उसको मतलब इसकी जो भी प्रोसीडिंग होगी उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग मानेंगे विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 193 एंड 228 ऑफ आईपीसी। सिविल कोर्ट मानेंगे फॉर द पर्पस ऑफ 345 एंड 346 ऑफ सीआरपीसी, और उसको सिविल कोर्ट मानेंगे फॉर द पर्पस ऑफ ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी। यस, दैट्स इट ब्रो। सो आपको इसमें मेन यही याद रखना था, मेन तो ये पेनल्टी और रेसिड्यूरी पेनल्टी, एजुडिकेटिंग ऑफिसर 5 करोड़ तक के मामले लेगा वो मेन, इसका रैंक, एक्सपीरियंस ठीक है, वो तो ये पहले भी था, इजी है वो, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और सेक्शन 66A करके था एक, वो हट गया, ऑफेंसिव मैसेज भेजने का, नहीं क्या, बाकी तो सब मैं करवा चुका हूँ जून 24 के। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जून 24 के अमेंडमेंट्स की 2 लिंक मिलेगी, एसबीएलएल और जेआईजीएल की, दोनों देख लेना, 10 से 15 नंबर देखे गए थे पिछली बार, इससे आई थिंक एक हाथ क्वेश्चन आ सकता है। सो यस बड़ी, आप सभी को प्रणाम, सलाम, जय श्री राम। मेरी भगवान जी से ढेर सारी प्रेयर है, मम्मी की कसम, कि भाई भगवान जी आपको बहुत आशीर्वाद दे, बहुत आशीर्वाद दे। मेरी जो ब्लेसिंग्स हैं ही एज अ गुरु, मेरी तो हमेशा आपके साथ ब्लेसिंग है, मैं तो हमेशा से चाहूंगा ही कि मेरे सारे बच्चे पास हो जाएं, है ना जी। सो मेरी तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप सबके लिए दोस्तों, एंड आई थिंक अब सभी चीज़ ओवर हो चुकी है, हमारी सारी चीज़ हो चुकी है, लेक्चर्स वेक्चर्स सब हो गए, एंड इस पूरे फेज में आई थिंक हमने लेक्चर्स के रिवीजन मैराथन, सुपर फास्ट मैराथन, कुछ मेरे से भूल हुई, आपको बुरा लगा तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, एंड बाकी आई हैव ट्राइड माय बेस्ट, मैंने अपना बेस्ट दिया हूँ आप लोगों के लिए, ये मैं आपको आंखों से आंख मिला के कह सकता हूँ। हमने क्लास में हर चीज़ कवर की है, हमने नोट्स में अगर मेरी कोई चीज़ मिस होता था, लेकिन मॉड्यूल में मैं लिखवा के दिया हूँ, मैंने कोशिश पूरी की हूँ 100% कवरेज आपको दूँ। इवन मेन लेक्चर्स में नहीं, जब मैं रिवीजन कराऊँ तब भी मेरी कोशिश ये होती थी कि मैक्सिमम कवरेज आपको दूँ, पूरा करवाऊँ। अगर आपने मेरे रिवीजन मैराथन देखे हैं तो 100% आपको ये चीज़ पता है, एंड मेन लेक्चर्स अगर किए हैं तो 100% यू नो कि हम वो लिखते थे, जो भी चीज़ें कुछ एडिशन भी आ जाती है, और पूरा कवरेज किया है। बस आप लोगों से यही है कि आई होप आपने अच्छा पढ़ा है, एंड मैंने कोशिश किया जितना मैं लर्न करवा सकूं, बाकी आप लोगों ने 100% किया होगा, एंड गाइज आई जेन्युइनली बिलीव कि बहुत अच्छा करोगे आप लोग। अपने आप पे भरोसा रखो, है ना, अपने आप पे भरोसा रखो, किसी पे ये बोल सोचने की जरूरत नहीं, आप बस अपने आप पे भरोसा रखो, एक विल पावर रखो। कोई पॉइंट अभी नहीं आ रहा है, फटाफट उसका मैराथन रिवीजन देख लो, है ना, जैसे ही सर कुछ सेक्शन पढ़ा रहे हैं, पढ़ो, पॉज करके फटाक से उसको पढ़ लिया, कवर करो फटाफट फटाफट, एंड यू गाइज विल डू इट। आई हैव फुल फेथ, लव यू गाइज, एंड रब राखा भगवान जी आपको ढेर सारा आशीर्वाद दें और आप पास हो जाएं, यही मेरी दिल से दिल से दिल से दिल से ब्लेसिंग्स है। लव यू गाइज, थैंक यू सो मच, बाय, आशीर्वाद है बहुत सारा। मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, टाटा।